नमस्कार। मैं उपस्थित हूँ राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री पाने वाले हमारी विंध्यधरा के गौरव शान और भारत भर में जाने मानी शख्सियत रखने वाले और अपने कार्य से और अपने लगन से दुनिया भर में खेती के प्रति और पारंपरिक बीजों के प्रति दुनिया भर को जागृत करने वाले आदरणीय पद्मश्री बाबूलाल दाहिया जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, मैं जब सुना कि आप सीधी आ रहे हैं तो मैंने कहा कि आपसे क्यों ना वार्ता की जाए, और फिर मैंने आपके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। तो मैंने एक वेबसाइट थी गांव कनेक्शन, जिसमें आपके बारे में पाया कि आपने 130 किस्म की धानों के जो पारंपरिक बीज थे वो एकत्र किए, और जिसमें 200 अन्य बीज भी शामिल हैं, और आपको ये करने के लिए मध्य प्रदेश के 40 जिलों की यात्रा करनी पड़ी। तो सर, ये पूरा इतना कठिन काम और इतना कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, आपको क्यों महसूस हुई? अब देखिए, हमने देखा है लड़कपन में कि बहुत सारी अनाजों की किस्में थी। चूँकि हम लोक साहित्य में काम कर रहे थे तो लोक साहित्य में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, लोकगीत यहाँ की, तो इनमें हमने देखा कि सब में देसी अनाजों का वर्णन। जैसे मान लीजिए एक हमारे यहाँ करगी धान होती है, तो उस पर एक कहावत है कि धान बोवे करगी, सुअर खाए न समधी। अर्थात करगी धान बोइए, न तो सुअर खाएगा न समधी। सुअर इसलिए नहीं खाएगा कि बाल में सेंकुर होते हैं, कांटे होते हैं, और समधी को इसलिए नहीं खिलाएंगे कि लाल चावल, उसको तो विष्णु भोग खिलाएंगे। तो हमने देखा कि तमाम कहावतें तो परंपरागत अनाजों पर है। जैसे सिकिया पर भी है, एक धान होती सिकिया। अब इसका तो लाल चावल होता है, इसलिए समधी को नहीं खिलाते। अब सुअर नहीं खाता काटे कान, लेकिन सिकिया खाने में स्वादिष्ट होती है। उस पर एक अंतर कथा उसकी, एक माँ बेटी थी, बेटी का बाप था, तो बर माने पक्ष के लोग कन्या को देखने के लिए आए। तो माँ बेटी ने बढ़िया कूट छर के सिकिया का चावल बनाया। अब रिश्तेदारों को इतना भाग गया कि पूरा पूरा खा लिए। तो कहावत बन गई कि धान बोवे सिकिया, महतारी पावे ने बिटिया। तो हमने सोचा कि ठीक है, हमारी ये हमको जनजाति संग्रहालय एवं बोली विकास अकेडमी आजकल कहलाती, पहले कहलाती थी, भोपाल में है आदिवासी लोक कला परिषद। तो उसने हमको एक दायित्व दे रखा था कि आप हमारे लिए काम करिए। यहाँ के मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, लोकगीत, लोक कथाएँ, लोक गाथाएँ आदि आदि। तो हमने देखा कि अधिकतर अनाज, परंपरागत अनाज जितने हैं पर हैं, अधिकतर कहावतें, पहेलियाँ वगैरह। तो माने ठीक है, हमारी किताब तो छप जाएंगी, छपी भी 7-8 किताबें, लेकिन ये कैसे लोग प्रमाणित करेंगे कि ये करगी धान है या सिकिया, तो इनका भी होना ज़रूरी है। तो हम उनको बचाने लगे। तो सबसे पहले, जैसे आपने कहा 130, पहले हम रीवा, सतना, सीधी, शहडोल यहाँ घूम घूम के, चूँकि बघेली लोक साहित्य पर कर रहे थे, हमारे यहाँ 4 बोलियाँ, बघेली, बुंदेली, मालवी, निमाड़ी, तो हम बघेली पर कर रहे थे। तो रीवा, सतना, सीधी, शहडोल पुराने 4 जिले थे, तो यहाँ कर रहे थे। तो यहाँ हमको लगभग 110 प्रकार की धानें मिली, परंपरागत धानें। ये हमने क्यों किया? हमारे 2 गांव में खेती है। एक दूसरा गांव पिथौराबाद हमारा गांव है, एक दूसरा गांव बीरपुर। वहाँ भी हमारी ज़मीन, तो 2 किलोमीटर का फासला था। तो जब हम जाते पैदल तो हमको तरह तरह की धानें दिखती। लेकिन जब हमने देखा कि हरित क्रांति आ गई 66-67 में, तो उसके बाद वो धानें सब समाप्त हो गई, रंग बिरंगी जो थी। तो इसलिए हमने उनको बचाना शुरू किया। तो पहले 110 प्रकार की धानें मिली थी। फिर हमने बीज बचाओ यात्रा किया 40 गाँव की, और मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने हमको पूरी सुविधा दिया, गाड़ी दिया घूमने के लिए 40 जिले। तो जब वहाँ हम गए तो हमको 80-90 और मिल गई थी। इस तरह से हमारे पास आज 200 प्रकार की धानें हैं। मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, सामा, काकुन वगैरह हैं, और सब्जियाँ भी हैं। 18 प्रकार के गेहूँ हमारे पास। गेहूँ हमारे यहाँ का अनाज नहीं है, वो कुछ बास्कोटी गामा लाया होगा, कुछ बाबर लाया होगा, कुछ अंग्रेज़ लोग लाए होंगे। लेकिन उनमें अंतर है कि जो अभी वैज्ञानिकों ने निकाला वो बौने किस्म के हैं, और जो परंपरागत हैं, नैसर्गिक हैं, वो बड़े तना के हैं। प्रकृति ने जो बनाया है, तो इसलिए उनको बनाया था, चाहे वो धान हो चाहे गेहूँ, कि वो वर्षा आधारित खेती के लिए बने थे, तो कुछ पानी वो संचित कर सकें अपने शरीर में, इस तरह बने थे। ये जो बौनी जात के हैं, तो ये सीधे ज़मीन से लेते हैं, बौने होते हैं।
तो हम जो बचाते हैं परंपरागत बचाते हैं। परंपरागत में एक अच्छा ये भी कि हजारों साल से यहाँ की परिस्थिति में रचे बसे हैं, कम वर्षा में पक जाते हैं, ओस में पक जाते हैं, आगे पीछे बोए आपने सर सहज किसानी, सरल किसानी, उन्नत खेती के लिए बहुत काम किया, आपने परिश्रम किया और आपकी लगातार आप खेती के करीब रहे, आप गांव के करीब रहे, आपने जमीन के स्तर का जीवन जिया। सर अभी एक जो बड़ी विडंबना सामने खड़ी है, पिछले गत वर्षों से हम सब देखने को पाते हैं कि वो अलग अलग राजनीतिक दल हों, लगभग सब राजनीतिक दल जब अपना चुनाव प्रचार करते हैं, अपना मैनिफेस्टो लेके सामने आते हैं, तब वो कहते हैं कि हम किसानों का बिल माफ कर देंगे, वो चाहे ऋण का बिल हो या फिर बिजली का बिल हो, कहते हैं हम किसानों को हर महीने सहयोग राशि देंगे। लेकिन यूरिया के, DAP के, कीटनाशकों के और उन तमाम उपकरणों के दाम रोज नया आसमान छू रहे हैं। जो उपकरण उपयोग किए जाते हैं खेती के लिए, जो उपकरण उपयोग किए जाते हैं किसानी के लिए, तो जो अभी ये राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के साथ दोहरा व्यवहार चल रहा है, राज्य के स्तर पर किसानों के साथ दोहरा व्यवहार चल रहा है और हर एक राजनीतिक दल ऐसा करता रहा है, किसी एक दल की बात में नहीं कर रहा। तो इसे आप किस तरह देखते हैं? कितना देखिए ऐसा है, उत्पादन जितना बढ़ेगा मूल्य उतना घटेगा, ये प्रकृति का नियम है, अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। तो उत्पादन, अब देखिए हम 70 के दशक में जाते हैं, जब हरित क्रांति आई थी शुरू में, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार को कौन नियंत्रित करता है? सोना करता है। क्योंकि 1962 में जब युद्ध हुआ चीन का हमारा, तो अमेरिका ने तब हमको हथियार दिए जब हमसे सोना लिया। हमारी क्रेडिट नहीं माना, चांदी वांदी रुपया पैसा नहीं माना, उसने माना जब सोना हमने दिया। अब हम 70 के दशक में आपको लिए चलते हैं। 70 के दशक में सोने का मूल्य था 200 रुपये तोला, 11 ग्राम तोला सोना 200 रुपये मिलता था। उस समय कर्मचारी का वेतन था, जो गांव का तृतीय श्रेणी का कर्मचारी होता था, शिक्षक होता था, पटवारी वगैरह, उनको 200 रुपये मिलता था। तो 200 रुपये में 1 तोला सोना मिल जाता था। आज जो है तो वही कर्मचारी 40-50 हज़ार पाता, तो आज भी 1 तोला सोना पा रहा। किसानों का कितना घटा ये हम बता रहे हैं। 70 के दशक में हमारे बड़े भाई ने अपने बेटे की शादी किया, हमारे भतीजे की, तो उनने अपना 5 मन चावल बेचा और एक मतलब बहू के लिए गहने चाहिए थे, तो 1 तोला सोना आ गया उसमें। तो 5 मन माने 2 क्विंटल में आ गया। आज अगर हम 1 तोला सोना खरीदना चाहें तो हमको कितने को मिलेगा? 20 क्विंटल हमको अपना चावल बेचना पड़ेगा, 25 क्विंटल गेहूँ। माने किसान का कितना घट गया? 10 गुना घट गया। 70 के दशक का 1 रुपये की क्रय शक्ति आज हो गई 10 पैसे बराबर। हरित क्रांति आई, उत्पादन बढ़ा, ये तो सब कोई स्वीकार करता है, लेकिन कितना बढ़ा? 30 तिगुना बढ़ा, बस हो गया, तो माने 30 पैसे हो गया। तो अभी हम कितने घाटे में हैं? 70 पैसे में। अब सरकार कहती है ना कि माने हम 2022 तक दूना कर देंगे लाभ, तो कैसे करें? दूना भी करे अगर तो कितना होगा? 3 दूनी 60 पैसे, फिर भी हम 40 पैसे घाटे में रहेंगे। तो ये जो है संतुलन जो हमारा खेती का बिगड़ गया, इतना उत्पादन बढ़ गया कि सरकार कोई उतना मूल्य नहीं दे सकता। उसका यही तरीका है कि उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उत्पादन घटाने की ज़रूरत है, अच्छा उत्पादन लेने की ज़रूरत है। अब देखिए 50 के दशक में माने भूखमरी थी देश में, अमेरिका से आता था गल्ला, तो माने हाँ, तो पहले कहाँ हमारे पास खाने को नहीं था। आज इतना उत्पादन बढ़ गया है कि हम एक बोरे के ऊपर दूसरा रखते जाएं तो वो बोरों की श्रृंखला चंद्रमा तक चली जाएगी। अब इतने उत्पादन की हमें क्या ज़रूरत है? ये बताइए, क्या ज़रूरत इतना? तो अब तभी मूल्य मिलेगा जब उत्पादन घटेगा। इससे संतुलन पूरा बिगड़ गया। संतुलन में गांव को बताता हूँ। गांव में हमारे कृषि उद्यमी जो थे, जैसे किसान था, लोहार, बढ़ई, तेली, कुम्हार, चर्मकार, माने एक शब्द एक छोटा सा था, सतीहों जात। सतीहों जात का मतलब था कि जिस गांव में 7 उद्यमी जातियाँ हैं वो आत्मनिर्भर गाँव हैं। तो अब देखिए लोहार का बालक लोहार वर्गा करता था, अगर वो 10-12 घर में वर्गा कर लिया तो उसको इतना अनाज मिल जाता था उसमें कि उसकी क्रय शक्ति लगभग 70,000 रुपये के बराबर थी उस समय। अब अगर उतने अनाज में वो काम करेगा तो वो 3,000 की होगा। इतना घट गया मूल्य उसका 3,000 का, तो काहे करेगा? तो लोहार का लड़का चला गया, बढ़ई का लड़का चला गया, तेली कुम्हार के लड़के सब चले गए कि नहीं। आपने आपके 2 बघेली संग्रह, काव्य संग्रह वर्तमान प्रकाशित जी। आपने राष्ट्रीय स्तर का साहित्य जो बघेली में और
कविता मंचों से पाठ किया। अब आज वर्तमान में आप मैं इसके ठीक पहले अगर जाऊं तो आपने 2 काव्य संग्रहों के साथ साथ कहानियां भी लिखी बघेली में, लेकिन फिर उन कहानियों में एक ब्रेक लग गया। वो कहानियां फिर आपने लेखन, तो ऐसा क्या था जिसमें आपने कहानियों। अब देखिए क्या था कि कहानियाँ हम लिखते थे, आकाशवाणी वाले बुलाते थे कहानी के लिए तो लिख देते थे, हो गया। समसामयिक कहानियाँ उस समय की जो थी। कविताएं भी कविताओं में क्या है, तो आकाशवाणी का कार्यक्रम थोड़ा ठंडा पड़ गया, वो हमको कविता में बुलाने लगे। पहले ये था कि मैंने कहानी के लिए बनाते तो लिख देते, 10-20 कहानियाँ हमने लिखा, लेकिन उसको छपवाया नहीं। अब कविताओं का कार्यक्रम चलता रहा, कवि सम्मेलन चलते रहे, इसलिए 2 संग्रह हो गए। और हमने जो लोक साहित्य में लिखा उसमें 7-8 किताबें हमारी छपी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, लोकगीत, लोक गाथाएँ। ये जनजाति संग्रहालय एवं बोली विकास अकेडमी ने छापा। जी जी। सर मैं इसी क्रम में अगला सवाल है कि लंबे समय तक आपने बघेली के लिए अखबारों में स्तंभ लेखन का काम किया। का कही का ना कही, 10 साल हमने लिखा वो जी। का कही का ना कही शीर्षक से, और आपने उसमें लोक परंपरा, समकालीन बघेलखंड की स्थिति और अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला, जिन पर बहुत आवश्यक है प्रकाश डालना। लेकिन इसका अभी तक कोई पुस्तकाकार वो प्रकाशन नहीं हो पाया है। वो कब तक आएगी? क्योंकि बघेली स्तंभ लेखन को तो वो जानते हैं जिन लोगों ने पढ़ा, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी और उसे अगर चाहिए होगा कि पद्मश्री जी की हम स्तंभ लेखन पढ़े बघेली का कही का ना कही, तो उससे तो हम लोग। अब देखिए ऐसा है, उस समय लिखते थे, अब वो स्क्रिप्ट तो हैं, अब हमारे पास तो इतना पैसा वैसा नहीं छपाने का, तो हमने नहीं छपाया। अब हमारी वही किताबें छपी जो दूसरों ने छाप दिया। 2 काव्य संग्रह जरूर हमने छापा है। अभी 3 किताबें तो हम अभी लिखे हैं। तो जनजाति संग्रहालय एवं बोली विकास अकादमी 2 को छाप रहा है। एक तो हमने बघेलखंड के व्यंजन पर लिखा है, और दूसरा लिखा हमने माने यहाँ के कोल जनजातियों पर अभी काम कर रहे हैं, इस समय कर रहे हैं। वो किताब छपेगी, 100 पेज की लगभग हमने लिख डाला है। माने उनके रीति रिवाज परंपराओं पर उन्होंने दिया था आदिवासी लोक कला परिषद ने काम करने के लिए। एक हमारा और छप रहा है, जो हमारे जैसे क्या था कि पहले जो हमारी परंपरागत खेती थी उसमें सब परंपरागत औजार थे। अब खेती बदल गई तो वो औजार वो विलुप्त प्राय हो गए, तो उनको बचाने का काम कर रहे हैं। उन पर एक किताब लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा हल है तो हल पर, नाड़ी है तो नाड़ी पर, ओइरा है तो ओइरा पर, इस तरह से पूरा एक हम बहुत बड़ा संग्रहालय भी बना रहे हैं जिसमें ये सब रखे जाएंगे। जैसे आप कहीं राजा महाराजाओं किलों में जाइए तो उनकी तलवार भाला सब रखे हैं, उसका पूरा इतिहास है। हमारी 250 चीज़ें हमने चिन्हित किया, किसानों की ख़त्म हो गई, उनका कुछ नहीं है, तो हम उस पर भी एक किताब लिख रहे हैं। जी, तो स्तंभ लेखन की जो किताब है आपकी, उसके प्रकाशन के लिए उसको नहीं किए, हो गया, वो रखी है। इसमें कभी ऐसा विचार? अब हम क्या है कि हम फेसबुक में निरंतर लिखते हैं, तो हमारे इतने अधिक लेख हो गए कि अब सोशल मीडिया से सवाल मेरा है, आज जब संचार तंत्र इतना मजबूत हो चुका है और बघेली में अलग माध्यमों से काम हो रहा है, तो चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, अलग माध्यमों से बहुत काम हो रहा है, और कई जगह बहुत अच्छा काम हो रहा है बघेली। जी। और तब आप आज की स्थिति में खड़े होकर के 40 साल पहले, 30 साल पहले की बघेली और आज की बघेली में क्या अंतर देखते हैं? अब पहले तो ऐसा था, पहले की बघेली तो परंपरा में ऐसे थी, जैसे हमारे कवियों में बैजू, सैफू, हरिदास से शुरू हुआ, बैजनाथ पांडे, बैजू, ये सैफू, ये शंभू काकू, ये कविताओं में। साहित्य तो बहुत कम वैसे वो लिखा गया था, गद्य साहित्य तो बहुत कम लिखा गया था। आज जो वो है तो बहुत आगे हो गया है। माने जैसे नाटक है, नाटक में क्या कि दृश्य भी होता है, श्रव्य भी होता है, तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अखबार में उतना नहीं, अब लंबा लेख लिख गया, कोई पढ़ता कोई नहीं पढ़ता। लेकिन ये जो है जैसे नाटक की विधा जो है, ये जैसे वो यूट्यूब में भी जितने उनके वो नाटक निकलते हैं, कुछ हाथ से वो निकलते हैं, तो उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। जैसे आकाशवाणी का भी पहले, जब तक दूरदर्शन वगैरह नहीं आए थे, तो आकाशवाणी में जो कहानियाँ निकलती, जो कुछ भी निकलता, तो वो लोग काफ़ी प्रभावशाली होता। जैसे आज नाटक हमने देखा, तो उसमें क्या है
कि दृश्य भी है, श्रव्य भी है, तो ज़्यादा असरकारक होता है। अभी आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे अभी हमने समर्थन किया इस बात का कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ बघेली में काम हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है और बघेली इससे संवर्धित हो रही है। लेकिन हर एक विषय के, हर एक मुद्दे के दो पहलू होते हैं। तो आपको कहीं ये लगता है कि बघेली के सामने, बघेली के विकास में ये बातें जो हैं वो नासूर बन सकती हैं, ये बातें बघेली के विकास में बाधित कर सकती हैं? तो आपको कौन से खतरे में महसूस हो रहे हैं वर्तमान बघेली के सामने? फूहड़पना ना आए तो वो सब बढ़िया रहेगी, लोग रहे उसमें, लोग रहे, फूहड़पना ना आए कुछ लोग उसमें जो उस तरह के भर रहे हैं तो गलत है। और लोक साहित्य तो ऐसा है कि माने देखिए आप, कोई शहर का आदमी शहर में रहता तो गेहूँ चावल खरीदने जाता, कितने शब्द का प्रयोग करता, ज़्यादा से ज़्यादा 10 शब्दों में उसके यहाँ गेहूँ चावल आ जाता। बोरा लेगा या झोला लेगा, साइकिल पकड़ेगा या रिक्शा पकड़ेगा, मोल भाव बाट तराजू पैसा काम इतने में आ जाएगा। और वही अनाज जब किसान खेत में उगाता है तो खेत की तैयारी से कट गह के उसके भंडार गृह आते आते 200-250 शब्द बनते हैं। और शब्द काहे के होते हैं? खड़ी बोली के नहीं होते, अंग्रेजी के नहीं होते, वो बोलियों के होते हैं, बघेल के लोक भाषा के होते हैं। तो लोक भाषा जो है तो लोक व्यवहार की भाषा है, अपने आप में पूरा वो है। मेरा द्वितीय एक आखिरी प्रश्न है कि बघेली को संरक्षित करने के लिए आप किन किन बातों पर दबाव डालेंगे और कहेंगे ये बातें महत्वपूर्ण हैं जिस आधार पर बघेली संरक्षित हो सकती है? और संरक्षित तो यहाँ के जैसे देखिए भोजपुरी वगैरह का देखा जाए, बुंदेली का जो देखा जाए तो जो माने उसका जो लोक साहित्य है, लोकगीत हैं उसके, लोक नाट्य हैं, जैसे अब सीधी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। हाँ, इंद्रवती। हाँ, तो इसी तरह से संरक्षित होगी ज़्यादा। जैसे भोजपुर वगैरह का हमको लेना चाहिए, वहाँ बहुत छोटा सा क्षेत्र, हमारे यहाँ से छोटा क्षेत्र, लेकिन कितना बढ़ गया आगे, क्योंकि वहाँ लोगों ने उस तरह का प्रयास किया। अब अगर सीधी में प्रयास हो रहे हैं, रीवा में प्रयास हो रहे हैं तो बिल्कुल बघेली बढ़ेगी। बिल्कुल। अब मैं आखिरी सवाल रखूं कि बघेली में काम कर रहे साहित्यकार, रंगकर्मी एवं अलग अलग माध्यमों से बघेली कि प्रेमी सक्रिय हैं बघेली को लेकर के, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम देना चाहते हैं कि लोक तत्व बहुत अभी बिखरा हुआ है, बहुत समेटने की ज़रूरत है। अब वो एक एक चीज़ को समेटें। जी जी। और अच्छा, इसी से मेरा एक और सवाल निकल आता है, मैं उसके बाद वार्ता को ख़त्म करने की अनुमति चाहूँगा। जो लोक साहित्य मौखिक परंपरा में है, साहित्य बघेली का स्वभावतः दो परंपराओं में है। एक परंपरा है मौखिक, एक परंपरा है लिखित। मौखिक परंपरा के साहित्य को लिपिबद्ध करने के लिए सुचारू रूप से किस तरह काम करना चाहिए? नहीं, देखिए मौखिक परंपरा में जो है तो वो क्योंकि विलुप्त हो रहा ना, जैसे मान लीजिए अगर एक हल खत्म हो गया तो उसके कितने पार्ट हैं जो ख़त्म हो गए। तो इसलिए इनको सबको संरक्षित करने की ज़रूरत है, लिपिबद्ध करने की ज़रूरत है। ये इसलिए लिपिबद्ध करने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोकगीतों को भी करने की ज़रूरत है। लोकगीत जो है तो अब देखिए कितना उसमें मर्म छिपा, पूरा भोगा यथार्थ होता। जैसे मान लीजिए तेली है, तेली का बिरहा गीत होता है, जैसे यादवों का भी हमने देखा ना। तो तेली ने अनुभव किया, अनुभव पर आधारित है पूरे। तेली ने अनुभव किया कि हमारा धंधा कितना निरापद है कि चाहे पानी बरसे, चाहे आंधी चले, कोई नुकसान। अब उसके पड़ोस में एक कुम्हार था, एक खटिक था। कुम्हार के बर्तन घुल गए, पानी बरसा तो खटिक के आम जामुन जो लिया था किराए राजे महाराजाओं के, वो सब गिर गया। तो अब देखिए जो उसका अनुभव तो कैसे उसके लोकगीत में आ रहा है कि आंधी देखे खटका रोवे, पानी देख कुम्हार, मन मन गल के तेलिन बिटिया, भला मोर रोजगार। अनुभव जनित ज्ञान से निकला है। बिल्कुल बिल्कुल कि नहीं। धोबी ने अनुभव किया, वो कपड़ा खींचने गया नदी में तो उधर बकुला मछली पकड़ रहा था। तो उसने कहा कि आज मैं बकुले की तरह कपड़ा साफ कर दूंगा। अब जब खींचते खींचते थक गया, बकुले की तरह ना हुआ, तो बैठ गया अपना पसीना पोंछ के, उसके एक बिरहा सृजन हुआ। तो वो क्या कहता है कि यह तीरे धोबी ओढ़ना पिखार है, वहाँ बकुला करे स्नान, मोर बरन्ना पहिए धोबी, फार न ओढ़ना बिरान। मतलब जो उसका अनुभव है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो लोकगीत है वो दरअसल जीवन संघर्ष और जीवन के गहरे अनुभव से निकला हुआ गीत है। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय श्री, आपने हमें समय दिया, हमसे वार्ता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आपको भी धन्यवाद।